नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रिजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। रोज की तरह दोस्तों मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर, जिसके अंतर्गत आज हम समास शुरुआत करेंगे, है ना। समास से शुरुआत करेंगे क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, आपने उन पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों अगर आप हिंदी पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, चाहे वो साहित्य वाला हिस्सा है या फिर व्याकरण वाला हिस्सा है, आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो आप बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं। इसलिए चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है, डाउट है, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कोई भी गलती नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं समास की। समास जो कि एक छोटा सा शब्द है, इसको हम बारीकी से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। सवालों से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि समास कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक वीडियो में बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखें, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों जो भी अगर मैं बताऊं, अगर आपको लगे आपका काम का है तो उसे आप नोट भी करते चलना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं समास से। ठीक, समास शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा सम और दूसरा हो जाएगा आस। ठीक है, इसका जो अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, समास शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण। ठीक है, मतलब शब्दों का संक्षिप्तीकरण से मतलब क्या हो गया कि अगर कोई शब्दों का समूह है, समूह मतलब कुछ ज़्यादा शब्द हैं, उनका जो एक शब्द बनता है, जो उसका संक्षिप्तीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है समास की। समास की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, समास की परिभाषा में आप लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को। सार्थक लगाना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों शब्दों को आप उल्टा सीधा भी लगा सकते हैं, है ना। तो सार्थक जो समूह होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो जो मैंने बोला वो आपके काम का है, परिभाषा इसी तरीके से पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर हम सही से पढ़े हुए हैं तो हम कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हिंदी पढ़ते हैं तो हम एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ते किसी भी चैप्टर का जो एग्जाम में पूछा जाए और हम आपको ना बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको, दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आपने एक शब्द देखा होगा, समस्त पद, है ना, ये आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। और एक होता है समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद एक ही बात है, या तो आप समस्त पद कह दें या आप समासिक पद कह दें। अब ये किसे कहते हैं दोस्तों, तो समास के नियमों द्वारा बना गया शब्द, समास के नियमों द्वारा बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है या समासिक पद कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। समास पढ़ने से पहले 6 प्रकार के समास होते हैं, उन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी बारीकियां बता दूंगा, मैं इसकी डिटेल बता दूंगा, ताकि आप समास पढ़ते हुए बहुत ही अच्छा महसूस करें। ठीक है, तो ये आपने लिखा। अब उसके बाद में एक शब्द आपने देखा होगा, समास विग्रह, है ना। समास विग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद क्या था, जो मैंने अभी बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। उस समास के नियमों द्वारा बना हुआ जो शब्द होता है वो समस्त पद होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ नया सार्थक शब्द समास, और समास के नियमों द्वारा बना गया शब्द समस्त पद होता है ना। मतलब एक छोटा रूप जो होता है उसको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह में हम क्या लिखेंगे, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है, या इसी को हम व्यास कहते हैं दोस्तों, है ना। समास विग्रह कहलाती है या व्यास कहलाती है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह या व्यास कहलाती है। कैसे कहलाती है, देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाऊं, नीलकमल, नीलकमल एक सामासिक पद है, नीलकमल एक सामासिक पद है या समस्त पद है, समस्त पदों का समूह है इसके अंदर, है ना, नीलकमल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समस्त पद।
अब समास विग्रह क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि समासिक पद के सभी पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, समास विग्रह। इसका हम समास विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। या फिर यहां पर एक शब्द मैं लिख देता हूं, चौराहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसके पदों को अलग अलग करा जाए, समास विग्रह किया जाए या व्यास किया जाए तो क्या होगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो ये है दोस्तों व्यास या फिर समास विग्रह, और ये है दोस्तों समस्त पद या फिर सामासिक पद। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, किसे समास कहते हैं, किसे समस्त पद कहते हैं, सामासिक पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और व्यास किसे कहते हैं। तो दोस्तों यही तरीका है हमारा पढ़ाने का, और इसी तरीके से हम सीधी सीधी बातें आपके दिमाग में उतारते चले जाते हैं। अभी तक आपको कोई भी मन में डाउट है ना, तो थोड़ी देर और रुके रहिएगा, उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ असुविधा लग रही है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाएं, मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा और अगले वीडियो में उस सुधार के साथ आऊंगा जो आप मुझ में देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कभी भी किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं बोलने में, ताकि आपको समझने में कठिनाइयां हो। मैं आम भाषा में, आम लैंग्वेज में बात करता हूं, ताकि मैं अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो गई समास विग्रह की, है ना। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद की बात जो आती है वो कहाँ आती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, समास शब्द में मूलतः दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं, है ना। समास विग्रह में नहीं होते, उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा समास शब्द में। समास शब्द आप समझ गए ना किसे कहते हैं, मतलब सामासिक जो शब्द था या समस्त पद जो उसी को हम समास शब्द कहते हैं। मतलब समास किया हुआ संक्षिप्तीकरण वाला जो शब्द होता है उसमें मूलतः दो ही शब्द होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, पहला जो शब्द होता है और जो दूसरा शब्द होता है, इसको भी हम बताएंगे। तो ये कहलाता है दोस्तों पूर्व पद, ये कहलाता है पूर्व पद, और ये कहलाता है उत्तर पद। इसको आप ऐसे ही पढ़ें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना कि पूर्व पद बताइए, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पूर्व पद पहले वाले शब्द को कहते हैं या दूसरे वाले शब्द को कहते हैं। इसलिए आप यहां पर समझ के चलें, जो पहला शब्द होगा ना उसको कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा पद होगा उसको हम कहेंगे उत्तर पद। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या लेंगे हम, जैसे कि एक शब्द मैं आपके सामने लिख दूं, राजपुत्र। तो आपने देखा ये एक सामासिक शब्द है ना, समस्त पद है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, समस्त पद है या सामासिक पद है या समास शब्द है। अब इसके अंदर दो शब्द तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, एक राज और एक पुत्र। अब ये जो है इसे क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इसे कहेंगे पूर्व पद, ठीक है, और इसे कहेंगे उत्तर पद। अब दोस्तों डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि राजपुत्र में पूर्व पद बताइए क्या है। अगर आपको पता होगा पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, तब तो आप ठीक करे आएंगे। लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, और वहाँ पर पेन लेके देख रहे होते हैं कि अब क्या करें, है ना। तो उससे अच्छा है कि अभी चीज़ों को समझ लें और अपने दिमाग में बिठा लें। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पहली वीडियो से अब तक की वीडियो मेरी देखी है ना, हिंदी की जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ाया था मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर बताया था और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये मैंने आपको बताया था। तो आपको खुद ही एहसास हो गया होगा कि आप एक बहुत अच्छी जगह हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी अगर हमारी भाषा है, हमारी मूल भाषा है, तो इसको हम कमज़ोर समझ लें कि इसमें सब कुछ आता है। दोस्तों हर चीज़ के एक नियम होते हैं, है ना। तो उन्हीं नियमों को पढ़ना ही तो व्याकरण कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों व्याकरण को आप हल्के में ना लें। 40 नंबर की अगर SI में ये आपके लिए आ रही है ना, तो 40 नंबर का ही मैथ है।
अगर ऐसा नहीं है कि ये 35 की है वो 40 का है तो कम ध्यान दें, तो इस पे हम थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं ना, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। क्योंकि दोस्तों आपके मैथ की मेहनत जो ज़्यादा करनी चाहिए वो तो मैं आपके सामने करता ही हूँ और आपको पढ़ाता भी चलता हूँ, समझाता भी चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी बातों को आप थोड़ा डीपली सोचा कीजिए। और अभी तो ऐसा वक्त है दोस्तों लॉकडाउन का कि आप घर में बैठ के ना बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप एकदम मजबूत तैयारी में हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। अब इसके अंदर ये तो हो गया। अब दोस्तों दूसरी बात क्या होती है, देखो समास की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, जो महत्वपूर्णता होती है ना, वो क्या होती है। इसके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें पदों की विभक्तियां गायब हो जाती हैं। जो शब्दों के बीच की विभक्ति होती है ना वो गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि विभक्ति किसे कहते हैं दोस्तों, जो दो शब्दों को जोड़ती है ना बीच में, जैसे का हो गया, एवं हो गया, और हो गया, है ना। तो ये जो होती है ना इन्हें हम विभक्ति कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने वाला जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक शब्द होता है, शब्दांश होता है, उसी को हम विभक्ति कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था राजपुत्र, है ना। इसे हम सही से लिखेंगे समास विग्रह, तो हम क्या करेंगे इसका, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अगर मैं यहाँ पे राजा पुत्र लिख देता, राजा यहाँ लिख देता, पुत्र अलग लिख देता, तो ये कोई अपने आप में सेंस नहीं होता। राजा का एक अलग मतलब हो जाता, पुत्र का एक अलग मतलब हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा राजा का पुत्र तो आपको पता चल गई कि एक व्यक्ति के पुत्र के बारे में बात चल रही है। अब ये जो मतलब बिखरी हुई बात थी ना, ये इस बिखरी हुई बात को जो समेटा है वो किसने समेटा है, का ने समेटा है। का लग गया तब हम समझ गए एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात चल रही है और उसके पुत्र के बारे में, है ना। तो यही काम होता है विभक्ति का, दो शब्दों को जोड़ने का जो काम होता है ना वो विभक्ति का होता है। तो समास में क्या होता है दोस्तों, दो शब्दों के बीच की जो विभक्ति होती है ना, जैसे एक का है ना वो गायब हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। जैसे कि राजा का पुत्र का क्या लिख दिया था हमने समास करके, राजपुत्र, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि विभक्तियां भी इसमें गायब हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों शब्द के अंदर विकार भी आ जाता है। क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। अब विकार कैसे आता है, देखो मैं यहाँ पर आपको एक दो शब्द लिख कर बताता हूँ। जैसे कि काठ की पुतली है ना, विभक्ति भी है इसके अंदर, काठ की पुतली, ये समास विग्रह है ना। अभी ये अलग अलग शब्द हैं, काठ की पुतली। अब मैं अगर इसको लिखूंगा दोस्तों समास, अगर मैं इसका समास के नियम इस पर लगाऊं तो ये हो जाएगा कठपुतली। तो पहली चीज़ जो हमने अभी यहाँ पढ़ी थी वो यहाँ भी काम में आ गई, है ना। जो ऊपर समझी थी वो यहाँ भी काम में आ गई। कैसे, देखो विभक्ति क्या था, की तो गायब हो गया, ये बात तो ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे ना वो विकार की बात कर रहे थे कि कुछ शब्दों में विकार भी आ जाता है। विकार कैसे आ गया, काठ की पुतली का काठ पुतली होना चाहिए था। अगर इसको हम गायब करते भी, जैसे ये गायब हुआ था, तो इसका क्या बनना चाहिए था, काठ पुतली बनना चाहिए था, काठ पुतली। लेकिन आपने देखा काठ का कट हो गया, यानी ये वाला जो आ था ना यहाँ पर डंडा, ये गायब हो गया और ये हो गया कठपुतली, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे करके समझाऊं कि विकार कैसे और उत्पन्न हो सकता है, मतलब किस तरीके से उत्पन्न हो जाता है। तो समास में यही जरूरी नहीं है कि मतलब पूछी जाती हैं दोस्तों ये बातें, है ना, कि क्या विकार भी आ सकता है, तो आपको माइंड में रखना, हाँ आ सकता है। विभक्ति तो गायब होती है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा घोड़े का सवार, घोड़े का सवार यानी जो घोड़ों पर सवारी करते हैं ना उसको घोड़े का सवार, तो ये हो जाएगा दोस्तों घुड़सवार, घुड़सवार। तो ये नियम तो यहाँ भी लगा, विभक्ति गायब हो गई, उसकी भी हो गई थी, इसकी भी हो गई। लेकिन इसको अगर हम करते तो घोड़े सवार कर देते भाई। इसको अगर हम केवल विभक्ति गायब करें तो घोड़े सवार हो जाता, ये इस तरीके से लिख सकते थे हम घोड़े सवार। लेकिन आपने देखा घोड़े का घुड़ हो गया, घोड़े का घुड़ हो गया, है ना। तो इसीलिए इसमें विकार भी उत्पन्न हो जाता है समास बनाने के बाद में, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, समास किसे कहते हैं, समासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, विभक्तियां भी गायब हो जाती हैं और फिर उसमें कुछ विकार भी आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको समास पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि समास हम कहते किसे हैं। ठीक है, अगर ये अब तक थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है, मेरी कही गई बातें अगर आपके दिमाग तक आई हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और दोस्तों अगर कोई, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, कि कोई अगर डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब करते हैं पद के आधार पर समास के भेद, है ना। समास के
भेद या प्रकार, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास, है ना। ये 6 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों। अब इसे हम पदों के हिसाब से कैसे विभक्त कर सकते हैं, है ना। ये तो 6 प्रकार के मैंने आपको नाम बता दिए। अब इसमें किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है ना। तो ये सारी बातें पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए पदों के हिसाब से इसका भेद, इसके प्रकार, इनको बांटना ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है हमें वनडे एग्जाम के लिहाज से, है ना। अगर हम किसी कंपटीशन तैयारी में जा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो ये क्रम आप याद रखना, ये क्रम आपने याद रख लिया ना, यही वाला क्रम, तो दोस्तों उंगलियों में याद हो जाएंगे किसका पूर्व पद प्रधान है और किसका उत्तर पद प्रधान है। चलिए ये क्रम याद रखना। अब देखो यहां पर लिखते हैं पद के हिसाब से, है ना, पद के माध्यम से या पद के आधार पर समास के भेद कैसे। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, आप लिखोगे अव्ययी भाव समास। दूसरे पे क्या था, तत्पुरुष। अब जैसे जैसे क्रम था ना, वैसे वैसे याद रखना। पहले अव्ययी भाव, दूसरे पे तत्पुरुष, तीसरे पे क्या था, कर्मधारय, चौथे पे क्या था, द्विगु, और पांचवें पे क्या था, पांचवें पे था हमारा द्वंद्व समास, और छठे पे क्या था, छठे पे था हमारा बहुब्रीहि समास। जो बीच के तीनों थे ना, उन्हें एक लाइन में लिख लेना, इतना काम कर लेना बस। जो बीच के तीनों थे ना, उन्हें आप एक लाइन में लिख लेना, बाकी आप सबको अलग अलग लिख लेना। पहला छोड़ के जो 2, 3, 4 जो बचेंगे उनको एक लाइन में लिख लेना। देखो याद करने का ट्रिक या तरीका, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं दोस्तों, गिनती की। 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शुरुआत ही पहले से होती है ना। शुरुआत किसी की हम गिनती करते हैं तो पहले से ही करते हैं ना, तो शुरुआत जो होगी वो पहले से ही होगी। तो इसका क्या होगा, पहला पद, पहला पद प्रधान, या फिर जिसको हम कहते हैं पूर्व पद प्रधान, है ना। ये प्रधान के हिसाब से है, प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता, ये आप लिख लेना कि कौन सा पद प्रधान होता है ना। तो अव्यय भाव का पहला पद या फिर पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद पहले के बाद दूसरा आता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, और इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा। तो पहला दूसरा तो हमने इन 2 लाइनों में कर लिया। याद करने का एक तरीका, पहले से शुरुआत करी, दूसरे पे आए, है ना। बात हो गई अब यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पर द्वंद्व, देखो दोनों एक जैसे हैं ना, ये भी दा, ये भी दा, द्वंद्व होगा, दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों प्रधान, दोनों प्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान। देखो दोनों पद प्रधान है ना, ये भी ऐसा ही दा है, ये भी ऐसा ही दा है, धा नीचे टंगा हुआ है। तो द्वंद्व में इसको, इसकी बनावट ही कह रही है दोस्तों कि दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों प्रधान हैं। अब एक बचा बहुब्रीहि, इसमें आप क्या लिखेंगे, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, प्रधान होता है। ये बात आप लिखना, है ना। देखो कितने अच्छे से याद हो गया, पहला, दूसरा, फिर दोनों, उसके बाद में कोई नहीं। इस तरीके से आप पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद या पहला पद, इसमें कौन सा था, तीनों में उत्तर पद यानी दूसरा, और द्वंद्व में दोनों, और बहुब्रीहि में कोई नहीं। यानी जो तीसरा अर्थ निकल करके आएगा वही हमारा
प्रधान होगा। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि किस समास का तीसरा शब्द या तीसरा अर्थ प्रधान होता है, तो आप कहेंगे बहुब्रीहि का। ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, वो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप कहेंगे द्वंद्व, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं पहले समास की तरफ। अब चलते हैं पहले समास की तरफ। तो पहला जो समास है हमारा क्या है, अव्ययी भाव। और इसकी परिभाषा में आप क्या लगेंगे, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, इसमें जो किताबों में आमतौर पर नहीं मिलता पहचानने का तरीका, वो मैं आपको बताऊं। इसमें जितने भी शब्द आपको मिलेंगे ना, जितने भी मिलेंगे, उसमें क्या होगा, आपको पहला शब्द क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय किसे कहते हैं ना, अव्यय, ये मैं आपको बताऊंगा जब शब्द भेद पढ़ेंगे। शायद समास के बाद जो अगला नंबर है वो शब्द भेदों का ही है। अभी इतना समझ ले कि इसमें जो है अव्यय होंगे, या फिर मतलब जैसा भी मैंने पढ़ाया था ना, उपसर्ग जो पढ़ाए थे, तो उपसर्ग होंगे अधिकतर, उपसर्ग से ही शब्द बनेगा अधिकतर। लेकिन लगातारपन भी होता है, जैसे भरपेट, हाथों हाथ, इस तरीके के शब्द भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे बढ़िया पहचान मैंने क्या बताई भाई, ये तो परिभाषा के तौर पे था कि पहला पद या पूर्व पद प्रधान होगा। याद करने की ट्रिक जो है वो मैं आपको बताऊं, पहला शब्द या अव्यय होगा और क्या होगा, उपसर्ग होगा, है ना, इस तरीके के शब्द होंगे। और शब्द पूरा पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ जैसे कि मान लो उपसर्ग भी नहीं आया, अब और क्या नाम है, अव्यय शब्द भी नहीं आया, तो क्या होगा, इसका जो नाम है ना अव्यय, ये उसी से बना हुआ अव्यय शब्द इसमें आते हैं ना। ये क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको। तो इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, है ना, ये एक, अगर इसको आप विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति प्लस दिन, है ना, इसका मतलब होता है हर रोज। और इसके एक दो एग्जाम्पल जैसे कि भर पेट, भर क्या है, ये भी एक अव्ययी शब्द है, भर पेट, है ना। और एक दो एग्जाम्पल और मैं इसके लिख देता हूं आपके लिए। आजन्म, आजन्म हो गया। आ क्या था, ये मैंने बताया था आपको, उपसर्ग होता है ना। और जैसे कि अनुरूप, ये भी उपसर्ग था। अगर आपने उपसर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है हिंदी का, आप वहाँ से एक एक वीडियो देख लें। और हाँ दोस्तों, संविधान अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी का भी पढ़ाया हुआ, तो आप एक बार संविधान भी पढ़ करके देखें, उसका लिंक भी मिल जाएगा, तब आप देखना दोस्तों कितने आप अच्छे से आपके समझ में आता है ना। अनुरूप हो गया। और देख लेते हैं जैसे यथा संभव, यथा संभव। और प्रतिकूल। अब देखो दोस्तों, आप इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखो। केवल जो इधर वाले शब्द हैं ना, जो इधर वाले शब्द हैं, यही प्रचलन वाले शब्द हैं। ये जो है इनका कुछ अलग से मतलब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, है ना। देखो, ये भी उपसर्ग है, ये भी अव्यय है, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये भी। तो इन शब्दों का आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा महत्व, है ना। जो महत्व रखते होंगे शब्द, वो इधर वाले शब्द रखेंगे। तो जो पहला जो पद है ना, यही प्रधान है, इसी के आधार पर जो है इसका निर्माण होता है। इसीलिए इसको अव्यय भाव समास कहते हैं, क्योंकि ये अव्यय से बनता है ना। अव्यय क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बताएंगे अभी जब शब्द भेद पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अव्यय भाव समास की परिभाषा और कैसे पहचानते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ मैंने बताया कि इधर वाले शब्दों में उधर वाले शब्दों में बहुत अंतर मिलेगा, है ना। अब जैसे कि मैंने एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, चौराहा, है ना, मतलब चार राहें, इस तरह से लिख दूं मैं शॉर्ट में, चार राहें। तो देखो, राहें का भी मतलब है, चार का भी मतलब है, तो दोनों है ना, है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इधर के जो शब्द होंगे ना, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इधर के जो होते हैं ये एक महत्व वाले शब्द होते हैं। तो ये भी इसकी एक बड़ी पहचान है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जितने भी शब्द मिलेंगे ना आपको, सब ऐसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास। अब कल से जो शुरुआत होगी दोस्तों, वो दूसरे समास से शुरुआत करेंगे। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। चैनल फिर भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में बता दो बस कि ये कमियां हैं, हम उसी सुधार के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।